इस लेक्चर में 2 मार्च 2023 के टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है न्यू इन आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, तो इसमें नया क्या चेंज है वो बस आपको याद रखना है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि आरटीआई एक्ट के दायरे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं आती, यानी कि आरटीआई दाखिल करके राइट टू इन्फॉर्मेशन का आप यूज करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, सूचना कोई नहीं ले सकते। ये जजमेंट तब आया जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक तमिलनाडु स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को डायरेक्ट किया कि वो आरटीआई एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी, इन्फॉर्मेशन देंगी। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आती कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो इनसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती आरटीआई दाखिल करके। तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट अंडर द आरटीआई। तो आरटीआई एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सिटीजन को एम्पावर किया जाए, नागरिक को और सशक्त बनाया जाए, ताकि गवर्नमेंट की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके। क्योंकि कोई भी इंसान आरटीआई दाखिल करके इन्फॉर्मेशन मांग सकता है किसी भी डिपार्टमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जिसे गवर्नमेंट फंडिंग देती है, भले ही कोई एनजीओ हो, लेकिन एनजीओ को अगर गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है तो एनजीओ से भी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है आरटीआई दाखिल करके। और आरटीआई के 10 रुपये लगते हैं। कहाँ पे दे सकते हो आरटीआई आप? हर एक डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसमें जाके आप दे सकते हो या पोस्ट कर सकते हो। उस पर आप लिफाफे पे जो इन्वेलप होता है उस पर टिकट लगा के डाक खाने से वहाँ पोस्ट कर सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है पीआईओ ऑफिसर कहाँ है, तो आप डीएम के ऑफिस भेज सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ पे भेज सकते हो, या आप सीएम के ऑफिस पे कहीं पे भी भेज दो। फिर जहाँ जिसकी भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है जिस डिपार्टमेंट से, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो भेजेंगे जहाँ पे भी उसे भेजना है। तो आरटीआई एक्ट के तहत क्या क्या और आता है ये डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। देखो, सारे कोई भी हमारे इंडिया के सिटीजन हैं, उनके पास ये अधिकार है, वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि किस किस डिपार्टमेंट से किस किस से ले सकते हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट या लोकल लेवल बॉडीज है कोई भी जो संविधान के अंदर बनी हुई है, या कोई अदर स्टेट या सेंट्रल स्टैट्यूट है, यानी कि कोई कानून द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, एक्ट पास किया है, उसके तहत कोई बॉडी बनाई है, वो भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लायबल है आरटीआई एक्ट के तहत। और भी जैसे प्रेसिडेंट, इनसे भी आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, लेजिस्लेचर से मांग सकते हो, पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा से मांग सकते हो, या जुडिशियरी से मांग सकते हो आप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या कोई भी रिलेटेड मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, एजेंसी है, उससे आप मांग सकते हो। कोई भी ऐसी बॉडी जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, या कोई ऐसी एनजीओ है जिसे गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस करती है, पैसा देती है, फंडिंग देती है, वो प्राइवेट बॉडीज, कोई भी प्राइवेट, मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसे गवर्नमेंट फंडिंग देती है, उसकी भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो आरटीआई के तहत। लेकिन कुछ एग्जाम्पशन है, यानी कि कुछ छूट हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो। जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप नहीं ले सकते, या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वो नहीं ले सकते हो। जैसे आप कहो कि मुझे तो आईबी से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से या रॉ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप नहीं ले सकते हो क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप मान लो आरटीआई दाखिल करोगे, आरटीआई भेजोगे, 10 रुपये लगते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, आरटीआई 10 रुपये लगते हैं। तो फिर पीआईओ जो होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसे 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है। लेकिन हाँ, अगर किसी सिटीजन ने मांगी है इन्फॉर्मेशन और वो उसकी लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो फिर पीआईओ को 48 आवर के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आरटीआई जो है वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये G20 का फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है रिसेंटली हरियाणा की गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, जो 1 से 3 मार्च तक चली। तो इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है ये जानेंगे, और क्या क्या इसमें स्टेप लिए गए हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। और करप्शन से रिलेटेड टॉपिक अगर एथिक्स में आता है तो वहाँ पे भी आप इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इसके प्रोसीजर हैं या जो इसमें स्टेप लिए गए हैं करप्शन को रिमूव करने के लिए, वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। आप सबको पता है G20 का इंडिया इस साल प्रेसिडेंट है, अध्यक्षता इंडिया के पास है, चेयरमैनशिप तो इंडिया चेयरपर्सन है। और इसका जो G20 की ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है पहली, इसको भी यानी कि इसका भी चेयरपर्सन कौन है? इंडिया ही अध्यक्षता करेगा जब इंडिया ही G20 का चेयरपर्सन है तो। और को चेयर किया गया है इटली के द्वारा, मतलब उप चेयरमैन कह सकते हो आप। 90 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने अटेंड किया है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज से और भी बुलाए हैं, 20 कंट्रीज से, 20 जो मेंबर कंट्री हैं उनसे सारे डेलीगेट्स आए हैं, 90 डेलीगेट्स। और भी 10 कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई हैं। हमें जानना है कि इसका फोकस एरिया क्या है। जैसा इसके नाम में है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, यानी कि करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट इसने कुछ काम किया है। तो ये क्या चाहता है, जो भी एसेट्स हैं जिनको ट्रेस करना मुश्किल है, ऐसी संपत्ति जो करप्शन के द्वारा कमाई गई हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और इनकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना, ट्रेसिंग करना। जो इलिसिट असेट्स है, अवैध असेट्स हैं, इनको रिस्ट्रेन करना यानी कि रोकना। और जो ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन है या असेट रिकवरी नेटवर्क है, इसको इफ़ेक्टिव यूज को प्रमोट करना, यानी कि जो अवैध तरीके से संपत्ति कहीं पे किसी देश में बनाई जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरी कंट्री के साथ शेयर करना और उस असेट्स को रोकना। इस साल जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो इंडिया ने थीम रखी है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक अर्थ, एक परिवार, एक भविष्य। बैकग्राउंड जानते हैं एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का। देखो, ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप 2010 में बनाया गया था G20 ने। G20 की मीटिंग चल रही थी टोरंटो में समिट था, उस दौरान ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। G20 का जो ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है, ये G20 कंट्रीज़ के लिए एक गाइडिंग फोर फ्रंट है एंटी करप्शन इनिशिएटिव के लिए, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर कोई मेन यहाँ पे कोई प्रिंसिपल एजेंसी है G20 की, वो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है। इसका प्राइमरी गोल अगर टारगेट देखें, लक्ष्य, तो मेन टारगेट इसका यही है कि किस तरह से G20 कंट्रीज़ प्रैक्टिकल तरीके से करप्शन को रोकने के लिए एफर्ट लगाएंगी इंटरनेशनल लेवल पे। जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है, ये देखो आपस में शेयरिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और इनमें देखो आपस में कंट्रीज में जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस फ्रेमवर्क हो रखा है उसके तहत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल जो ये G20 के जो हो रखे हैं एग्रीमेंट, उसके दौरान क्रिमिनल मैटर्स पे भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मेन मकसद इनका यही है कि करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार को रिड्यूस करना है G20 कंट्रीज से। जो ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है, इसके साथ और भी कई सारी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टिसिपेट करती हैं करप्शन को रोकने में। जैसे वर्ल्ड बैंक साथ देता है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, UNODC यूनाइटेड नेशन का एजेंसी, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और G20 के ये देखो 2 एजेंसी है, बिजनेस 20 B20 जिसे बोलते हैं, या C20 सिविल सोसाइटी 20, ये सब मिलकर साथ देते हैं करप्शन को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीवेंस अपेलेट कमेटी। ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, GS पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए। देखो, आप सबको पता है 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो मंत्रालय है, इसने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज क्या होती हैं? बिचौलिए बोल सकते हो आप, जो पीपल का कांटेक्ट कराते हैं, पीपल टू पीपल। जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया आपका, या इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या हैं? ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, आपस में कांटेक्ट कराते हैं लोगों का।
तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं, इस पे क्या है, बहुत बार इलीगल एक्टिविटी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पे किसी का इलीगल, यानी कि किसी का प्राइवेट वीडियो जारी कर दिया, प्राइवेट फ़ोटोज़ डाल दी, किसी को परेशान किया जा रहा है, बुलिंग किया जा रहा है किसी को। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, इनको रोकने के लिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाए गए 2021 में, ताकि जो किसी पर्सन की आइडेंटिटी या किसी की डिफेमेशन किया गया है, मानहानि की जा रही है, या किसी की प्राइवेट फ़ोटो वीडियो जारी की जा रही है, उसको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए वो पर्सन अपनी जो एप्लीकेशन डाल सके और कंप्लेंट लिखा सके, उसके लिए ये कमेटी बनानी अनिवार्य कर दी गई। यानी कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं, वो अपनी खुद का एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाएंगी, खुद की जो कमेटी बनाएंगी। यानी कि ये पर्सन है, पहले जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज है, जैसे मान लो ये फेसबुक है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज में आता है। तो अगर मान लो किसी पर्सन का फ़ोटो, प्राइवेट फ़ोटो डाल दिया गया, तो ये पर्सन फेसबुक को एप्लीकेशन भेजेगा, जो इसकी कमेटी है, वो कमेटी फिर देखेगी, इसको रिमूव करेगी फ़ोटो को। और अगर मान लो कोई ऐसा डिसीजन लेती है फेसबुक जिससे ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता, फिर ये जा सकता है इस ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में। तो इसी के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या कौन कौन मेंबर होंगे, किस तरह से काम करेगी। तो ये देखो आईटी रूल्स हैं 2021 के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के, उसी में ये प्रोविज़न था ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनाने का। तो ये मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया अभी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मंत्रालय आपको याद रखना है। इसकी जो प्रोविज़न है इससे आती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, इनके तहत ये ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनाई जा रही है। ये यूज़र की कंप्लेंट को देखेगी, यानी कि जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या ट्विटर, इनको जो यूज करते हैं लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, तो इनकी कंप्लेंट को ये देखेगी और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के खिलाफ ये एक्शन लेगी। इसमें जो ये बॉडीज़ हैं, इसमें वेरियस फील्ड से बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, और इसमें 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर होंगे। जो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी है इसकी बात कर रहे हैं, इसमें 3 ऐसे मेंबर होंगे फुल टाइम मेंबर जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इनमें से, इन 3 मेंबर में से एक इसका चेयरपर्सन होगा। यानी कि एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर होंगे इस कमेटी में। कोई भी यूजर, मान लो अगर जो ग्रीवेंस ऑफिसर है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का, जो हमने ऊपर बात किया, जैसे फेसबुक का मान लो ग्रीवेंस ऑफिसर है, उसके पास किसी आदमी ने कंप्लेंट लिखाई और इसने डिसीजन दिया, और इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है कोई पर्सन, तो विद इन 30 डेज, ये आपको याद रखना है टाइम, 30 दिन के अंदर अंदर इस ग्रीवेंस ऑफिसर के अगेंस्ट वो इस कमेटी में जा सकता है, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में। तो फिर ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी 15 दिन के अंदर अंदर उसकी जो भी अपील है उसको डिस्पोज करेगी, यानी कि फैसला सुनाएगी अपना। उस कमेटी, जो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी है, वो 15 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाएगी। तो ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। जो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी है, इसका डिसीजन इंटरमीडियरीज पे बाइंडिंग होगा। यानी कि अगर मान लो फेसबुक के अगेंस्ट अगर डिसीजन दिया है इस कमेटी ने, तो बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा। ये बात आपको याद रखनी है, वो मानना ही होगा। अगर मान लो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने फेसबुक से कहा है कि आप ये करो, इसका फ़ोटो या वीडियो हटाओ, और जिसने भी डाला है उसका पता लगाओ, उसको ये आइडेंटिफाई करो, तो फेसबुक को मानना ही होगा वो। जो ये ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी है, इसका एक पोर्टल होगा, यानी कि ऑनलाइन साइट होगी एक तरह से। और ये देखो, ये साइट है gac.gov.in। इस साइट पे ऑनलाइन ही कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन होगा, डिजिटली, ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होगा। सारा इंटायर प्रोसेस है जो अपील का, वो ऑनलाइन होगा। और इस पे एक लिस्ट भी होगी इस पोर्टल पे FAQ की, फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन की। इसमें क्या है, यूजर को कन्वीनियंस होगी कि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑलरेडी यूजर ने क्वेश्चन पूछे हो तो उनके आंसर ऑलरेडी इस पोर्टल पे मिलेंगे। जो ये मान लो अपेलेंट है, वो ट्रैक भी कर सकेगा। अपेलेंट का मतलब जिसने एप्लीकेशन डाली है, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को कंप्लेंट लिखी है, वो अपनी कंप्लेंट को, स्टेटस को देख सकेगा, अभी क्या काम चल रहा है, कहाँ तक पहुँची है, तो लॉगिन करके देख सकेगा वो। और सारी पोर्टल पे इंफॉर्मेशन, ये ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी सारी पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालेगी। और जो भी अपेलेंट है, जिसने अपील की है, जिसने भी कंप्लेंट की है,
उसको SMS या ईमेल के जरिए इन्फॉर्मेशन भी देगी। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ गवर्नर्स रिगार्डिंग असेंबली सेशन। इसमें गवर्नर की पावर को डिस्कस किया गया आर्टिकल में कि गवर्नर की क्या पावर है हाउस को समन करने में, क्योंकि देखो अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी पंजाब में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और मेंस GS पेपर 2 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो चल ये रहा था, जो पंजाब की गवर्नमेंट है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM, उसने पंजाब के गवर्नर को कहा कि आप हाउस का यानी कि विधानसभा का सेशन समन कीजिए, विधानसभा को बुलाइए, क्योंकि गवर्नर बुलाता है, लेकिन गवर्नर किसके कहने पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM। लेकिन गवर्नर ने मना कर दिया। अब गवर्नर ने मना कर दिया तो ये पहुंच गए भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो गवर्नर ने तुरंत विधानसभा को बुला लिया, समन कर लिया। तो ये प्रोसेस था, इसलिए कि जब गवर्नर ने मना कर दिया, नहीं बुलाया, क्या ये गवर्नर के पास पावर है, वो मना कर सकता है नहीं कर सकता? तो यही हम जानेंगे इसमें। तो ये देखो सॉलिसिटर जनरल गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के वकील होते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे होते हैं ना अटॉर्नी जनरल, पढ़ाई होगा आपने लक्ष्मीकांत में, अटॉर्नी जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट में गवर्नर द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए केस लेके पंजाब गवर्नर का। तो पंजाब गवर्नर ने फिर समन कर लिया हाउस को, तो फिर ख़त्म हो गया। लेकिन बैकग्राउंड जानते हैं थोड़ा, और कि इसमें विधानसभा का बजट सेशन के लिए समन करना था, लेकिन रिफ्यूज कर दिया था गवर्नर ने, इसलिए गए थे ये सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल पंजाब स्टेट के। तो गवर्नर के पास क्या पावर है और गवर्नर ने क्या कहा यहाँ पे? देखो गवर्नर हैं जो राज्यपाल है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 167 का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि मैं इन्फॉर्मेशन कुछ लेना चाहता था चीफ मिनिस्टर से, क्योंकि आर्टिकल 167 क्या कहता है? ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो सारी के सारी जो भी गवर्नमेंट का काम काज चल रहा है सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नर को देंगे। तो ये हवाला दिया गवर्नर ने। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि क्या गवर्नर रिफ्यूज कर सकते हैं जब भी मान लो असेंबली को समन करना हो और CM या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM ये बोल रहे हैं कि गवर्नर से कि आप हाउस को समन करो, क्या वो उनके पास पावर है, रिफ्यूज कर सकते हैं? देखो आर्टिकल 163 क्लाउज 1 में ये लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 क्लाउज 1 कि हर समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होगा एक, जो गवर्नर को सलाह करेगा, ऐड करेगा, एडवाइस करेगा। जो भी फंक्शन करना है किसके एडवाइस पे करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM के एडवाइस पे करेंगे गवर्नर। लेकिन हाँ, अगर कोई डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई डिस्क्रिशनरी पावर है संविधान में लिखी हुई है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर, उसके तहत अगर कोई गवर्नर काम करता है तो फिर CM की कोई एडवाइस नहीं चलेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई एडवाइस सलाह नहीं मान सकता गवर्नर। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर के अलावा जो भी फंक्शन करेगा गवर्नर को मानना ही होगा। और देखो ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ी नहीं है कि हाउस को बुलाना है या नहीं बुलाना, ये तो लिखा हुआ है संविधान में। तो गवर्नर की ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, तो बुलाना पड़ेगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, वो भी जानेंगे लास्ट में, 2016 का जजमेंट है। आर्टिकल 174 ये बोलता है कि गवर्नर हाउस को समन करेगा जब भी वो फिट समझता हो, एज सी और ही थिंक्स फिट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जब वो समझे, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM जब एडवाइस करेंगे वो, क्योंकि ये आर्टिकल 174 पढ़ा जाता है आर्टिकल 174 क्लाउज 2 सब क्लाउज A के साथ। ये कहता है कि गवर्नर हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं, और आर्टिकल 174 क्लाउज 2 सब क्लाउज B ये कहता है कि गवर्नर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि भंग कर सकते हैं। डिसॉल्व को हिंदी में भंग बोलते हैं। और प्रोरोग कर सकते हैं, हाउस का जो सेशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल साथ में पढ़े जाते हैं और इसमें CM एडवाइस देते हैं, उसकी एडवाइस पे ही काम करते हैं। और तब तक जब CM के पास यानी कि जो पार्टी है जो जिसकी गवर्नमेंट है उनके पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM के पास हाउस में मेजॉरिटी है,
उनकी गवर्नमेंट है, मेजोरिटी है, तब तक एडवाइस मानेंगे। अगर मेजोरिटी नहीं है तो एडवाइस मानने की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट तो तभी काम करती है जब मेजोरिटी है, तो यानी कि सीएम जो भी एडवाइस देंगे गवर्नर को मानना होगा, तब तक मेजोरिटी है हाउस में। और ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, केस का नाम है नबम रेबिया केस। इसमें कहा था कि हाउस को समन करने की जो गवर्नमेंट की पावर है वो उसकी अकेले की पावर नहीं है, ये पावर है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। जो एडवाइस करेंगे गवर्नर को वो एडवाइस माननी होगी गवर्नर को। तो यही टॉपिक थे 2 मार्च के। अगले लेक्चर में हम 3 मार्च के पढ़ेंगे और फिर उससे अगले लेक्चर में 4 मार्च के।